अंग्रेज और निजाम, जमींदार और किसान, బ్రిటిష్ మరియు నిజాం పరిపాలనలు మరియు కౌలుదారులు। ये आज का यह पाठ है, जो आज की इस कक्षा से 8वीं कक्षा का इतिहास आरंभ होता है। तो सब लोग म्यूट रखें। ये थी कल की कुछ मुख्य बिंदु। मुगलों के शासन में भी जमींदार नामक हम शब्द को सुना है। जमींदार नामक पद थे जिनका मूल कार्य क्या था? कर वसूल करना। इसी प्रकार अंग्रेजी अधिकारियों के भी यहाँ कर वसूल करने के लिए कुछ अधिकारी होते थे, और उसी तरह में भी तेलंगाना में हर एक प्रत्येक गांव में कर वसूल करने के लिए एक अधिकारी या मुखिया लोग होते थे, जमींदार होते थे। इन जमींदारों के यहाँ छोटी सी सेना, घोड़े यहाँ होते थे, और जमींदार की इनकी अपनी भूमि होती थी, और इनकी सोशल बुक देख जमींदारों की निजाम शासनकाल में जमींदारों की कुछ भूमि हुआ करती थी। उस भूमि को खुद खास्त कहा जाता था। याद रखें, जमींदारों की अपनी स्वयं भूमि को खुद खास्त किया जाता था, और जमींदारों की जो उनके मकान, घर हुआ करते थे, उसे गड़ी कहे। तेलंगाना में गड़ी नामक एक मुखिया, जैसे गांव में दोरा कहते थे, तो जमीन दोरा कहते थे। तो ये दोरा रहने वाले मकान, घर को गड़ी, एक प्रकार का किला का रूप वह होता था। एक गड़ीला पालना गड़ी, ये जमींदार के घर को गड़ी कहा जाता। तो इस गड़ी में रहने वाला जमींदार अपने आसपास के गांव से, गांव में रहने वाले किसानों से कर वसूल किया करते थे। याद रखें, मुख्य बात है कि जमींदारों की अपनी स्वयं भूमि को खुदकाश्त कहा जाता था। और उस समय जमींदारों के लिए दो लाभ हुआ करते थे। एक तो उनकी स्वयं की भूमि होती थी, और अपनी भूमि रखते हुए दूसरे की भूमि से कर वसूल करना। और उसी प्रकार उस समय कृषक, किसान भी दो प्रकार के होते थे। एक अपनी भूमि को रखकर भू राजस्व कर देना, తన సొంత భూమిలో సొంత భూమిని పండించి పన్ను చెల్లించాలి, तन भूमि पंडित पन्नु చెల్లించాలి। और दूसरे प्रकार के किसान दूसरों की भूमि को खौल के रूप में करना। एक और किसान थे, जैसे जमींदार के पास अधिक भूमि हुआ करती थी, जब वो पूरी की सारी की भूमि सकता था, तो इस प्रकार के जिनके पास भूमि नहीं है, भूमि रहित किसानों को खौल के रूप में दुआ करते थे। इस प्रकार के दो किसान, एक स्वयं की भूमि रखने वाले और दूसरों की भूमि को खौल के रूप में करने वाले किसान, दो प्रकार हुआ करते। तो इस प्रकार के जमींदारों के भी लिए दो लाभ थे। कर वसूल करना, कर वसूल करने में इनको 90% जो कर वसूल हुआ, 100% जो कर वसूल हुआ करता था, उनमें से 10% कर को वो स्वयं रखते थे, और 90% कर को राजा को, या ब्रिटिश अधिकारी हो तो ब्रिटिश शासक हैं तो ब्रिटिश अधिकारी, और निजाम शासन है तो निजाम के वहां यह हिसाब देना पड़ता था। इस प्रकार से 90% को कर को 90% कर को वे लोग राजा को दिया करते थे, और 10% कर को वे अपने स्वयं को रखते थे, जो वेतन के रूप में रखा करते थे। और यह भूमि, यहाँ कर वसूल करने की पद्धति में नवीन पद्धति आ गई थी, जिसे शाश्वत कर पद्धति कहा जाता था। शाश्वत शिस्तु ओपन्नम कहा जाता था तेलुगु में। शाश्वत शिस्तु ओपन्नम, शिस्तु का अर्थ है कि कर, पन्नु చెల్లించాలి, परमानेंटली फिक्स कर देना। शाश्वत कर पद्धति को किसने अपनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने 1793 में 17 में कॉर्नवालिस शाश्वत कर पद्धति को लागू किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न इससे पहले टेट में भी पूछा गया। शाश्वत कर पद्धति को किसने अपनाया था? कौन अपनाए थे?
कॉर्नवालिस, उस समय के ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस ने ही शाश्वत कर पद्धति को अपनाया। किस वर्ष? 3 में। तो इसका अर्थ क्या है? भूमि को सर्वेक्षण करना, सर्वेक्षण करते हुए कौन सी भूमि को फिक्स कर देना। जैसे अकबर के यहाँ देख रहे थे टोडरमल में 1570 टू 80 के पीरियड में उन्होंने भू सर्वेक्षण करते हुए कर को निर्धारित किया था। उसी प्रकार यहाँ भी परमानेंटली कौन सी भूमि को किस प्रकार से कर देना है, ये टैक्स फिक्सेशन किया था। जैसे हम लोग पे फिक्सेशन करते हैं पीआरसी में, उसी प्रकार से यहाँ टैक्स फिक्सेशन किया था। कब? 1793 में। 1793 में कॉर्नवालिस ने कर शाश्वत कर पद्धति को अपनाए थे। इस पद्धति में कर वसूल करने वाले अधिकारी को जमींदार कहा करते थे। याद रखें, शाश्वत कर पद्धति में कर वसूल करने वाले व्यक्ति को जमींदार कहा जाता था, और जमींदार जो भी कर वसूल करता था 90% राजा को देना, 10% स्वयं को रखना। तो इस प्रकार से कर वसूल करने की नई पद्धति अपनाई थी। और साथ ही साथ जमींदार लोगों की कुछ लोग अपनाया करते थे। जैसे वो कर वसूल करने से कम पैसे आ जाते, जमींदारों के पास हजारों एकड़ भूमि हुआ करती थी, तो वो स्वयं भूमि को तो नहीं करते थे। तो इनको यहाँ कर वसूल करने से अच्छा है कि अपनी भूमि को कौल में दे देना, कुछ धनराशि को कौल में दे देना। तो ये कौल देने से उनको अधिक पैसा मिलता है और कर भी वसूल होता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के लाभ वे पाते थे। कौन? यहाँ के जमीन। आरंभ में जब जैसे ही कर वसूल करना अधिक हुआ करते थे, कौल को देना बढ़ गया, तो वे किसान लोग क्या करते थे, कौल को बढ़ाया करते थे। जमींदार जमींदार लोग कौल को बढ़ाया करते थे। जैसे कौल को बढ़ाया तो ये किसान कौल नहीं दे सकते। कारण था कि कहीं अकाल हुआ, कहीं बारिश कम हुई, सूखा पड़ गया, फसल में कम उत्पत्ति हुई, उत्पादन कम हुई, तो कौल जितना फिक्स हुआ था, समझो समझौता हुआ करता था के लिए। जैसे मान लीजिए उस समय 1000 रुपये देना पड़ता, तो 1000 रुपये की फसल तो उगाई नहीं गई, तो कैसे दे? तो ये लोग किसान लोग खौल करना छोड़ दिया। जैसा ही खौल करना छोड़ दिया, जमींदारों को जो एडिशनल इनकम आना था वो इनकम कम हो गई। तो एक फिक्सेशन भी था, इतना जमींदार को इतना एक कुछ भूभाग दिया जाता था। आप 10,000 का कर वसूल करना है, 9,000 राजा को देना है, 1,000 आप रखना। आप चाहे वो जमींदार किसान खौल दे इन्हें या ना दे, लेकिन इतना तो राजा को दे देना है। तो कुछ जमींदार खौल को, किसान लोग खौल का बेनिफिट मिलना था वो छूट गया, तो कुछ जमींदार क्या करें, अपने जमींदारी जो कर वसूल करने का अधिकार हुआ था उस अधिकार स्वयं को छोड़ दिए, और उनके स्थान नए जमींदार आ गए थे। तो इस प्रकार की स्थिति उस समय आई थी। तो ये उस समय अनाज ठीक से नहीं हुआ करते थे, ये पद्धति उस प्रकार आई थी। और यह कुछ समय के बाद ये पद्धति असफल हुई। तो उसके बाद एक और पद्धति आई, रैयतवारी पद्धति, जिसे को हम तेलुगु में रैयतवारी पद्धति कहते हैं। इससे पहले क्या था? शाश्वत कर पद्धति। देखिए यहाँ दो पद्धतियां आती हैं कर वसूल करने की। शाश्वत कर पद्धति को कॉर्नवालिस ने अपनाया, और अभी पद्धति रैयतवारी पद्धति कहते हैं। तो ये भी उस समय 1830 के आसपास जो ब्रिटिश अधिकारी ये मान करे थे, तो यहाँ भी किसानों को ही फिक्स कर दें। वहां भूमि को फिक्स कर दिया था, और यहाँ किसानों को फिक्स कर देना। किसानों को రైతు భూమి హక్కు కల్పించడం। వాస్తव में इसका अर्थ होता है రైతులకు భూమి హక్కును కల్పించడమే రైతువాरी पद्धति। उसकी भूमि को भूमि के ऊपर अधिकार देना और कर निर्धारित करना। तो इस प्रकार के अधिकार किसानों को देना ही रैयतवारी पद्धति है। और उस समय भारत में अकाल अधिक हुआ करते थे। अधिकतर तेलंगाना के ये निजाम शासन काल में बल्लारी, अनंतपुर, कर्नूल, कड़पा, ये जो रायलसीमा के प्रांत हुआ करते थे, रायलसीमा प्रांत में अधिक सूखा हुआ करता था।
तटीय आंध्रा में तो समुद्री जल, उस समय बारिश अधिक होना, वहाँ डेल्टा है, कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टा प्रांत होना, वो तो अधिक उपजाऊ भूमि थी। लेकिन यहाँ यहाँ कोई नदी नहीं बहती और किसी प्रकार का डेल्टा यह नहीं है, और इसीलिए रायलसीमा प्रांत को उस समय सीडेड प्रांत कहा जा, सीडेड यानी किसी का अर्थ होता है समुद्र, डेड है कि मरा, यानी कि वह कुछ भी पानी नहीं मिलने वाला प्रांत, केवल वर्षा पर निर्भर होने वाले प्रांत, वहाँ बंजर भूमि अधिक हुआ करती थी। ये सीडेड डिस्ट्रिक्टों के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी को नियुक्त किया, जिसका नाम है 1800 वर्ष में, 1800, जिस वर्ष में 1800 ईस्वी में, याद रखें, थॉमस मुनरो नामक ब्रिटिश अधिकारी को इन प्रांतों के लिए जिलाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। कलेक्टर, जिलाधीश कलेक्टर को कहा जाता है। कौन से रायलसीमा प्रांतों के लिए? कौन कौन से रायलसीमा? बल्लारी, कर्नूल, कड़पा, अनंतपुर जैसे इस रायलसीमा प्रांत, सीडेड जो एरिया होता है, इन एरियाज के लिए किसे नियुक्त की गई? थॉमस मुनरो नामक मत जिलाधीश। मुंडो। हाँ, थॉमस मुनरो ने यहाँ के लोगों के बारे में अध्ययन किया, तो यहाँ भूमि को पुनः सर्वेक्षण करा जाए। भूमि को सर्वेक्षण करते हुए भूमि के ऊपर संपूर्ण अधिकार किसानों को दिया जाए, నిర్ధారణ किया जाए। तो इस प्रकार के రైతులకు భూమి హక్కును కల్పించడము, పన్ను, శాశ్వత పన్ను నిర్ధారించడమే रैयतवारी पद्धति। ये किसने अपनाई? थॉमस मुनरो। याद रखें, शाश्वत कर पद्धति को कार्नवालिस अपनाई और रैयतवारी पद्धति को थॉमस मुनरो ने अपनाई थी। और इन्होंने, थॉमस मुनरो ने रैयतवारी पद्धति को दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में तो इस पद्धति को अपनाई, और यह रैयतवारी पद्धति से सिंचाई भी बढ़ गई, क्योंकि किसानों को भूमि के ऊपर अधिकार मिल गया और किसानों की फिक्स कर दिया गया, तो इससे कुछ लाभ हुए। और यहाँ वे लोग ये भी याद रखें कि रैयतवारी पद्धति को कौन अपनाए, यह प्रश्न 2022 टेट में पूछा गया। इससे पहले भी कौन सा शाश्वत कर पद्धति के बारे में पुराने टेट में पूछा गया था, और 2022 के टेट में ये रैयतवारी पद्धति के बारे में प्रश्न पूछा गया था। और थॉमस मुंडो ने यहाँ अध्ययन किया कि उनको पता चला कि ये उत्तर भारत के जैसे जमींदार किसान के जैसे या दक्षिण भारत के जमींदार किसान नहीं है, तो यहाँ के लोग कुछ भोले भाले हैं या अच्छे हैं, ऐसा मानना उनका था। जैसा ही फसल बढ़ती गई, फसल करने का एरिया बढ़ते गया, जैसे बंजर भूमि है कहाँ? रायलसीमा एरिया में, सूखा इलाका है, सूखा प्रांत, तो यहाँ ये सूखे प्रांत में अधिक से भूमि सिंचाई योग्य बना दिया जाए तो अधिक कर वसूल होगा, इससे ब्रिटिश सरकार को मिलेगा। तो इस नीति को इन्होंने अपनाते हुए किसानों को पूंजी दी गई, धनराशि दी गई, पेट्टुबड़ी, पूंजी का अर्थ होता है पेट्टुबड़ी इव्वडम, दी गई రైతులు పండించడానికి लोन जैसा। तो उस प्रकार से लोन थॉमस मुनरो पूंजी के रूप में दिया गया, पेट्टुबड़ी के लिए दिया गया। और साथ ही साथ कई प्रकार के जैसे अनाज खरीदने के लिए, अनाज जो बीज बोते हैं, तो उस बीजों को, अनाजों को देने लगे। और कई प्रकार की कुएं बनाने के लिए, बाउल तवड़ाने की पैसे दिए गए। और उसी प्रकार किसान संबंधी हल इत्यादि, बैलगाड़ी इत्यादि उपकरण खरीदने के लिए किसानों को धनराशि लोन दिया गया। और जो पुराने जो कुएं हैं उन्हें मरम्मत करने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए धनराशि दी गई। तो इससे क्या हुआ? सिंचाई को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन के रूप में पूंजी या धनराशि के रूप में दी गई। बाद में वो धनराशि लौटाना तो था, लेकिन ये इस धनराशि को देने से सिंचाई योग्य भूमि बढ़ गई और किसान भी खुश थे। से क्यों खुश थे? सिंचाई भूमि की भूमि अधिक रूप में बढ़ गई और कर भी अधिक वसूल होने लगे। इस प्रकार से कई विकासात्मक कार्यक्रम को इन्होंने अपनाए। कौन? थॉमस मुनरो। और इसी प्रकार के एक और अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे,
जिनका नाम है सर आर्थर कॉटन, जो तेलादोरा के नाम से हम जानते हैं। सर आर्थर कॉटन, इन्होंने सिंचाई को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ जो कृष्णा गोदावरी नदियां बहती हैं, इन नदियों के ऊपर बांध बनाए। जैसे 1849 में गोदावरी नदी के ऊपर धवलेश्वरम डैम को बनाया। धवलेश्वरम डैम, जो प्रकाशम बैरेज। और उसी प्रकार 1954 में विजयवाड़ा में कृष्णा नदी पर प्रकाशम बैरेज को बनाया गया। धवलेश्वरम बैरेज गोदावरी नदी पर, और प्रकाशम बैरेज कृष्णा नदी के ऊपर, ये बहुत बड़े बांध को निर्माण किया गया। और उसी प्रकार 1857 में, याद रखें, 1849 में धवलेश्वरम, 1854 में कृष्णा नदी के ऊपर प्रकाशम बैरेज, और उसी प्रकार 1857 जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, उस वर्ष को याद रखें। 1857 में केसी कैनाल को बनाया। कर्नूल कड़पा जो कैनाल आज भी है, केसी कैनाल, कर्नूल कड़पा, यानी कि कर्नूल और कड़पा दोनों दोनों जिलाओं को लिए नहर बनाया गया, कालुआ, तो इससे सिंचाई बढ़ सके। तो इस प्रकार के ऐतिहासिक सिंचाई युग में काम आने वाले बांध और नहरों का निर्माण किसने किया था? सर आर्थर कॉटन। इन्होंने बांधों को और नहरों को निर्माण किया। इससे यहाँ के तालाबों में पानी आ गया, और यहाँ के कुओं में पानी बढ़ गया, और सिंचाई भी बढ़ गई। तो इस प्रकार के विकासात्मक कार्य हुआ था। वास्तव में यह उनका स्वार्थ था, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह लाभ था। कर वसूल करना, जैसे अधिक भूमि बढ़ने से, सिंचाई योग्य भूमि बढ़ने से अधिक कर वसूल होगा। कर वसूल करना, पैसे आना उनका उद्देश्य था, लेकिन यहाँ के लोगों को उससे शाश्वत बांध बनाए गए। सोल्यूशन, एक बांध बनाएगा, नहर बनाएगा। ये तो परमानेंट, आज भी हम कर्नूल केसी कैनाल को लड़ते हैं, केसी कैनाल को उपयोग करते हैं, प्रकाशम बैरेज, धवलेश्वरम बैरेज को आज भी हम उपयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ऐतिहासिक कार्य वे लोग किए थे। और इससे क्या हुआ, यहाँ के जमींदारों को भी आमदनी बढ़ गई। जमींदारों के लिए भी एक प्रकार का अधिक रूप में कर वसूल करने लगे, इनके वेतन भी बढ़ गए। तो आरंभ में जो जमींदार थे, वे लोग नुकसान में थे, कर वसूल करना नहीं हुआ था, जमींदारी को छोड़ दिया, जागीर को छोड़ दिया था। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, फसल बढ़ गया, तो यहाँ के हाँ। जमींदार बढ़ने लगे, इनके भी वेतन बढ़ने लगे। और कुछ जगह ऐसा भी हुआ, कभी कभी इस समय इस पद्धति को भी अपनाया गया। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो कपास हो या सूती कपड़ा हो, कभी कभी उसके जो वैल्यू है, उसका जो रुपए होता है, उसका जो मूल्य हुआ होता है, वो घटता भी। जैसे 1861 में अमेरिका में जो युद्ध हुआ था, उससे कई उद्योगों में, इंडस्ट्रीज का उस पर प्रभाव पड़ा। तो यहाँ उत्पादन खरीदने, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उसका वैल्यू कम हुआ, तो लोग खरीदारी, व्यापार कम होने लगा, कर कम हुआ, तो व्यापार कम, प्रभाव यहाँ के किसानों पर भी पड़ा। लेकिन जैसे ही 1865 में यह युद्ध समाप्त हो गया, तो फिर मार्केट बढ़ गया। जैसा ही मार्केट बढ़ गया, तो यहाँ लोग रेट भी बढ़ गए, किसानों को भी उत्पादन बेचने लगे, और फिर पुरानी स्थिति आ गई थी। और जब यहाँ के जो जमींदार थे, इनकी जो गलत नीतियों को धीरे धीरे वे लोग पुनः अपनाने लगे, तो किसानों को फिर से कौल देना शुरू कर दिया, और किसानों से अधिक कर वसूल करना शुरू कर दिया। और किसानों को पूंजी दिया करते थे, पेट्रोल के लिए या धनराशि दिया करते थे। जो स्थानीय थे, दोरा जैसे लोग हुआ करते थे, वे लोग पूंजी दिया करते थे। जब ये अकाल सूखा हुआ था, जो पूंजी को वापस करने में असफल हुआ करते थे, तब किसानों से आरंभ में वो लोग पेपर लिखवाया करते थे। तब जब वो स्थानीय न्यायालय को जाया करते थे, और वो भूमि को वे लोग हड़पते थे। कौन? जमींदार। इस प्रकार से कई प्रकार के लोग अपने जमीन को खोना पड़ा। तो इस प्रकार की स्थिति उस समय थी। लेकिन दो अच्छे
पद्धतियां आए थे। एक शाश्वत कर पद्धति कार्नवालिस, दूसरी पद्धति है रैयतवारी, रैयतवारी पद्धति। तो ये दोनों पद्धतियों के साथ साथ जो नहर और बांधों का निर्माण किया गया, कौन? सर आर्थर कॉटन। थॉमस मुंडो रैयतवारी है और ये बांधों के निर्माण आर्थर कॉटन। तो इस प्रकार की जो पद्धतियां यहाँ के जमींदारी किसानों के यहाँ आई थी, इस बात को आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो हैदराबाद राज्य में दोरा और किसानों की स्थिति किस प्रकार से हुआ करती थी? हैदराबाद राज्य में यहाँ भी कई प्रकार करते थे। अभी तक जो कहा मैं, अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजों के अधीन रहने वाले प्रांत। अभी जो बात करते हैं, हैदराबाद राज्य के यहाँ राजा के अधीन में आने वाले प्रांत। तो हैदराबाद राज्य में उस समय भी कई प्रकार के जमींदार हुआ करते थे, और जमींदार कर वसूल करने के बाद स्वयं के लिए कुछ वेतन के रूप में कर रखते थे, और शेष जो भी कर था वो राजा को सौंपा करते, राजा को दिया करते थे। वो कर वसूल किए हुए कर को राजा को सौंपने को ही पेशकश कहा जाता है। याद रखें, पेशकश का अर्थ होता है समर्पित करना। राजा को समर्पित करने वाले कर को क्या कहा जाता? पेशकश। जमींदार को राजा को कर वसूली को समर्पित करने को ही पेशकश कहा जाता है, ये याद रखें। इससे पहले खुदकश्त भी आ गया। खुदकश्त क्या है? जमींदारों की स्वयं की भूमि को खुदकश्त कहा जाता, और यहाँ जमींदार कर को राजा को समर्पित करने को पेशकश कहा जाता। तो इन बातों को आप याद रखें। और यहाँ हैदराबाद के राज्य में उस समय 6,535 गांव थे, 1500 जागीर थे, 1497 रेवेन्यू गांव विलेजेस थे, और उसी प्रकार 14 संस्थान थे। जैसे आप भले ही जानते हैं, कोल्हापुर एक संस्थान है, वनपर्ती एक संस्थान है, आत्माकुरु एक संस्थान है, गदवाल भी एक संस्थान है। जो हैदराबाद के अधीन आने, राज्य के अधीन में ये, जैसे दोमकुंडा, ये भी एक संस्थान है, देवरकोंडा ये भी एक संस्थान है। इस प्रकार से तेलंगाना के हैदराबाद राज्य में कितने संस्थान थे? 14 संस्थान। ठीक 14 है, थे। वो तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये याद रखें कि तेलंगाना हैदराबाद राज्य में कितने संस्थान थे? 14 संस्थान। जो 14 संस्थान में आप कुछ नाम तो हम, एक चार तो हमारे संयुक्त महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में ही और हमारे प्रांत में ही जो है, कोल्हापुर है, वनपर्ती, गढ़वाल, आत्मापुर, ये संस्थान है। तो इस प्रकार के 14 संस्थान है। ये संस्थानों के अधीन में 497 गांव आया करते थे। शेष भूमि जो भी गांव हैं वो सीधे निजाम के अधीन आया करते थे। 497 గ్రామాలు 14 సంస్థానాల అధీనంలో ఉండేవి. మిగతా గ్రామాలన్నీ నిజాం పరిపాలనలో ఉండేవి। तो ये बात याद रखें। और निजाम के अधीन में रहने वाले गांवों को, यानी कि निजाम की जागीर, 477 గ్రామాలు సంస్థానాల जागीर, ग्रामालन्नी निजाम जागीर। निजाम के अधीन में आने वाले गांव को सर्फ ए खास कहा जाता था। याद रखें, నిజాం ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి భూమిని, అంటే సంస్థానాల ఆధీనంలో కాకుండా మిగతా గ్రామాలన్నీ నిజాం ఆధీనంలో ఉండేటివి, దీనిని సర్ఫే खास कहा जाता है। इसे आप ये सर्फ याद रखें, पिक्सल याद रखते, कौन कौन सा सर्फ आप इस्तेमाल करते हैं उस बात को याद रखें। सर्फ ये खास क्या है? निजाम के अधीन में आने वाले गांव को सर्फ ये खास, निजाम की शासन में आने वाले गांव को सर्फ ये खास, इस बात को याद रखें। और उस 19वीं शती में 19वीं शती में यहाँ देशमुख हुआ करते थे। आज भी कई गांव में पुराने देशमुख के शिथिल भवन को देखने को मिलता है, उनके छोटे छोटे किलाओं को देखने को मिलता है। ये देशमुख हुआ करते थे। इन देशमुखों को का भी काम क्या था? कर वसूल करना ही था। अपने छोटे से गांव में कर वसूल करना, छोटे से शासन गांव में बड़ापन रखते हुए वह शासन संबंधी कुछ अधिकार वे लोग रखते थे। तो इस प्रकार से
ये इन लोगों को भी देशमुखों को देशमुख या दोरा जैसे लोग ही कर वसूल करते थे। और जैसे ही निजाम ने 19वीं शती में कुछ संशोधन को लाए गए, जैसे भू राजस्व नीति को अपनाए थे यहाँ पर भी 19वीं शती भू राजस्व को लाए गए थे। इसके अनुसार कर वसूल करने वाले अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। जैसे उस समय यहाँ कई ये जमींदारों को या दोरा, ये जो भी देशमुख होते हैं, इन जमींदारों को हजारों के संख्या में हजारों एकड़ भूमि हुआ करती थी। जैसे संयुक्त महबूबनगर जिला और नलगोंडा जिलों में 1000 से अधिक भूमि रखने वाले जमींदारों की संख्या 550 थी। 1000 ఎక్కువ संख्या 550, जिसमें अधिक से जमींदार महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट और नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में ही थे। जैसे आ, कुछ जमींदारों के नाम विष्णुरी रामचंद्रा रेड्डी और जन्ना रेड्डी प्रताप रेड्डी जैसे जमींदारों को लाखों एकड़ भूमि थी। तो इस प्रकार से जमींदार लोग भी यहाँ हुआ करते थे। और ये जमींदार लोगों के साथ साथ उस समय कुछ अकाल भी हुआ करते थे। जैसे 1865 में गंजाम में अकाल हुआ, यह इम्पोर्टेंट है। 1856 1865-66 इस वर्ष में गंजाम नामक प्रांत पर एक अकाल हुआ था, सूखा हुआ था। नहीं भुगतान कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ गांव में एक की क्या स्थिति थी, फसल आए या ना आए, फसल ठीक उत्पादन हुआ या ना हो, लेकिन कर को देना पड़ता था। तो एक प्रकार से यहाँ पर भी जमींदार लोग किसानों पर शोषण करते थे और उनसे जबरदस्ती से कर वसूल करते थे, या कर भुगतान ना करने पर उन्हें उनकी भूमि को जब्त कर दिया करता। और यहाँ तक कि जो गांव में देशमुख पटवारी थे, उन देशमुख पटवारियों के उनके कम्युनिटी लोगों को एक प्रकार की नीति को अपनाते थे और जो अन्य जातियों के प्रति अलग से व्यवहार करते थे। तो इस प्रकार यहाँ तक कि दोरा के जैसे जो देशमुख हुआ करते थे, उनके सामने पगड़ी नहीं पहनना, तलापा का जो पगड़ी नहीं पहनना, और उनके सामने सीधे नहीं खड़े होना, झुककर चलना, और उनके यहाँ पानी भी पिया जाए तो उनके अलग से पात्र हुआ करते थे। तो इस प्रकार से जो, और यहाँ तक कि उनके सामने कुर्ता भी नहीं पहना हुआ। तो इस समय इस प्रकार की अ, सामाजिक दोष भी निम्न गांव के निम्न स्तर पर हुआ करते थे। लेकिन ये सारे के सारे कहाँ कड़ीला पालना हुआ करते थे, उनके यहाँ ही इस प्रकार की सामाजिक दोष कुरीतियों को देखने को मिलता है। और उस समय जैसे जैसे ही ये किसानों के प्रति शोषण बढ़ गया था, कर वसूली मजबूरी करने और जबरदस्ती कर वसूल हुआ करते थे, तो ये किसान लोग आंदोलन को चलाए, अकाल और कृषक आंदोलन। अकाल आने पर भी नहीं छोड़ते थे, कर को देना ही पड़ता था, ना देने पर भूमि को जब्त हुआ करते थे। तो ये इनसे दंग आकर किसान लोग आंदोलन चलाए, न केवल हैदराबाद राज्य में बल्कि भारत के कई प्रांतों में भी किसान लोग आंदोलन को चलाए। जैसे 1807 में दक्कन आंदोलन चला। दक्कन मतलब हमारे जो तेलंगाना राज्य, हैदराबाद राज्य में 1860 में दक्कन आंदोलन चला। और अन्य प्रांतों में रंपा, फितूरी, मोपला जैसे आंदोलन, ये सारे के सारे याद रखें, ये कृषक आंदोलन है। రైతుల తిరుగుబాటు, రైతు ఉద్యమాల పేర్లు ఇవి. कौन से? దక్కన్ తిరుగుబాటు, రంపా ఫితూరి తిరుగుబాటు, మోప్లా, ఇవన్నీ రైతु పోరాటాలు, రైతु उद्यमाल, इसके नाम, किसानों के आंदोलन के नाम। और उसी प्रकार 1920 और 22 इस प्रांत में यानी कि वर्तमान का जो लखनऊ है, उस लखनऊ प्रांत में किसानों से अधिक कर वसूल हुआ करता था और जो लोग नहीं दिया करते थे उनसे सामाजिक बहिष्कार किया जाता, किसानों को गांव से निकाल दिया जाता। तो तब ये सारे के सारे किसान लोग क्या करते हैं, किसान सभा
नामक एक संघ का निर्माण किया। किसान सभा అనే ఒక పేరు పెట్టి వాళ్ళు ఒక సంఘాలుగా ఏర్పడ్డారు। जैसे वे लोग संघ रूप में बनाए गए, उन संघों से आरक्षित किसानों का आंदोलन चलाए थे, और बाद में ये किसान आंदोलन को ब्रिटिश अधिकारियों से मिलकर एक किसान आंदोलन को भी कुचल दिया गया। और आगे आगे हम अगले पाठ में पढ़ेंगे कि तेलंगाना में किस प्रकार से किसानों के संबंधित संघर्ष हुआ है, किस प्रकार से किसानों से संबंधित आंदोलन हुए हैं। ये हम आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ये थे आज की हमारी कक्षा। अंग्रेज और हैदराबाद शासन में किसानों की स्थिति क्या थी, किस प्रकार के सुधार नीतियों को अपनाए थे, किस प्रकार की योजनाओं को लाए थे, और किस प्रकार की हैदराबाद में पेशकश क्या है, और सरफे खास क्या है, और और भी कुछ नए शब्द आपको बताए गए थे। तो ये खुद ख्वास्त क्या होती है, तो इस प्रकार के नवीन शब्दों को आप याद याद रखें। ठीक है, आज की ये थी हमारी कक्षा। मुख्य रूप से आप याद रखें, कार्नवालिस जो शाश्वत कर पद्धति को अपनाए 1793 में, और रैयतवारी पद्धति को भी अपनाया गया था। तो रैयतवारी पद्धति जो हमारे यहाँ लागू की गई थी, और उसी प्रकार सर आर्थर कॉटन, इन्होंने किसानों को के लिए निर्माण किया। इस बात को याद रखें। और हैदराबाद इतने से और सीधे राजा के संपर्क में आने वाले गांवों को सरफे खास कहा जाता था। पेशकश के रूप में जमींदार लोग कर को भेंट करते थे, और कर वसूली को रुसुम कहा जाता था। एक और भी बात याद रखें आप, जो कर वसूल करते थे उसे रुसुम कहते थे। रुसुम, आज भी रुसुम చెల్లించారా बोलते हैं, ఎంత रुसुम ఎంత। ये इस प्रकार से कर को हैदराबाद राज्य में रुसुम के नाम से जाना जाता था, रुसुम के नाम से वसूली की जाती थी। तो इस प्रकार के जो जो मुख्य बातें हैं, इन मुख्य बातों को आप याद रखें। और मोपला, रंपा फितूरी और दक्कन, ये सारे के सारे किसान आंदोलन है, किसानों के विद्रोह है, किसानों के द्वारा लाए गए आंदोलन के नाम है, और किस प्रकार के शोषण हुआ करता था। ये थे जो आज की कक्षा से संबंधित मुख्य बिंदु। हम अगली कक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाने वाला टॉपिक हुआ करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन, जातीय उद्यम। हमारी आज़ादी से संबंधित यह पाठ है, राष्ट्रीय स्वातंत्र पोराटम जो कहते हैं जातीय उद्यमाలు। तो इसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की हमारी यह कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। और किसी को शंका है तो बता सकते। आज मेरे पास है कुछ समय नहीं था, इसीलिए कुछ चित्रों को भी स्क्रीन के द्वारा आपको नहीं बता सका, लेकिन आप टेक्स्ट बुक देखें तो उसमें आपको कई सारे चित्र आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आशा है कि आप सभी को मेरी आज की यह कक्षा समझ में आई होगी। क्या हम आज की कक्षा यहीं समाप्त करें? राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।